तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय से आए हुए डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर मधुमित जी, डॉक्टर वत्स, निदेशक अनुसंधान डॉक्टर मनदीप जी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी डीन डॉक्टर आतिफ कटारिया, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर धालीवाल, डीन कॉलेज ऑफ होम साइंस जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं जिला परिषद के आशीष कुमार जी, वाइस चेयरमैन बीडीसी वीरेंद्र कुमार जी, अरुण शर्मा जी, सप्रो पंचायत के अभिषेक जोशी जी और स्थानीय पंचायत के प्रधान रीता कुमारी का भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रेस मीडिया से आए हुए मेरे बंधुगण, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर से आए हुए अधिकारियों का भी बहुत बहुत स्वागत। अलग अलग पंचायतों से आए हुए मेरे प्रगतिशील किसान भाई और बहनों, जिसमें पंचायत बरदियार, रैल, लाड, बड़ा, स्प्रो, इससे प्रगतिशील किसान जो अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके रिजल्ट लगभग हमारे आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता हमारा मैंडेट है प्रशिक्षण। ये मेजर हमारा मैंडेट है कि लोगों को प्रशिक्षण जो है केंद्र पर दें, बाहर दें। लेकिन प्रशिक्षण जब हम लोगों ने मुख्यालय पर दिए, और मुख्यालय पर दो तरह के प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। एक व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं और महिलाओं कृषकों के लिए दूसरा प्रशिक्षण होता है जो 2 दिन का होता है। तो जो व्यवसायिक प्रशिक्षण थे हमारे नर्सरी उत्पादन के और सुरक्षित खेती यानी कि पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है प्रशिक्षण दिए थे, और इसमें 2 प्रशिक्षण दिए थे और इसमें लगभग 40 लोगों ने जो भाग लिया था। जो नेक्स्ट तो हमारे जो वैल्यू एडिशन के ऊपर, हालांकि आपको पता कि हमारे पास वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमारे पास जो टेक्निकल है वो अच्छा काम करती है। तो उसमें जो है काफ़ी मतलब ये जो हमारे वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है, अगर आप देख रहे हैं ये जितनी प्रदर्शनी लगी है, ये मैडम रेखा है हमारे टेक्निकल, उन्होंने ही इनको ट्रेन किया है। तो इसके ऊपर जो है वैल्यू एडिशन के ऊपर हमारे जो है लगभग 2 प्रशिक्षण हमने लगाए हैं। जैसे आपको पता है बीती से कोविड-19 चला हुआ था, उस दौरान कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके खुलने के बाद जो हम लोगों ने ये सारा, अगर आप डाटा देख रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद का डाटा है। तो इसमें जो है लगभग 63 लोगों ने जो है वो भाग लिया था। तो अगला जो है जैसे SJVN की ट्रेनिंग जो जैसे हमें यूनिवर्सिटी ने दी थी, वो भी हमने 6 दिन की ट्रेनिंग की है, उसमें 25 लोगों के लिए था। और परंपरागत जो पारंपरिक और नकदी फसलों के ऊपर जो प्रशिक्षण है वो भी हम लोगों ने लगभग 3 प्रशिक्षण दिए, और उसमें 64 लोगों ने जो वो भाग लिया। अभी दूसरी जो आता है हमारा मैंडेट की कृषक महिलाओं के मुख्यालय पर 1-1 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो प्रशिक्षण जो है हम लोग केंद्र पर ही दे सकते हैं, जहाँ पे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम लोग अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने 14 जो प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय के स्तर पे जो है वो रिसर्च की जा सकती है, आप वो जो है वो सुझाव दे सकते हैं। यहाँ आपका गांव बरदियार और पंचायत बरदियार में आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल है सर, ये गेहूं का बीज और मक्की का बीज जो है वो हमारी जो किसान सोसाइटी थी उनमें उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उसके लाए से हम वहाँ से खरीद सकें। अब गाँव में शहर में जाते हैं तो बाहर बीज का हमें कोई पता नहीं लगता, बताते हैं नंबर 407 ले आओ, 408 ले आओ, हमें कोई पता नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि जहाँ तक हो सके तो हमें बीज जो है वो हमारी जो सोसाइटी है उनमें उपलब्ध कराया जाए। आज ऐसी हालात हमारी हो गई है, यहाँ पर पानी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, कोई नहीं है।
है जी। तो हमें बहुत परेशानी है, 2-3 परेशान चीज़ें जो आप मेरे जो सवाल थे वो आपके आगे रख दिया हमने, तो आप कृपया ध्यान दें थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय कृषक ने 2-3 बातें रखी। पहली बात जो थी कि उसमें इन्होंने कहा कि जहाँ तक बीज का उपलब्ध करवाने की बात है, वो स्थानीय जो सहकारी सभाओं की डिपो हैं या सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएं। तो मुझे तो लगता है मेरे साथ जो है यहाँ पर आपके ब्लॉक के नदौन ब्लॉक के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे फीडबैक भी ले रहा था। और मुझे लगता है कि गेहूँ का जहाँ तक बीज है ये तो सोसाइटी के माध्यम से हम उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कि स्टाफ की कमी के नाते हम तो गुजारिश करते हैं सोसाइटी वालों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे से लाइसेंस लें वितरण का, और ताकि जो है वो आपको वहाँ मिल सके। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया तो इस जिला की मैं बात करूँ की जा रही है। हो सकता है कि सभी सोसाइटियों के माध्यम से ना उपलब्ध करवाया जा रहा हो, वह मान सकता हूँ। दूसरा आपने बात कही हमारा जो है बाड़बंदी की, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जंगली जानवरों का या जो हम आपके द्वारा ही जो आवारा पशु छोड़े गए हैं उनके द्वारा वो खेती का, हमारी किसी भी तरह की खेती है वो काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाँ, सरकार द्वारा इसी के निदान के लिए जो है वो बाड़बंदी का जो है एक स्कीम वो लागू की गई है, जिसको पहले बोला जाता था सिर्फ सोलर फेंसिंग, वो सौर संचालित ही हुआ करती थी। पर जब हमने देखा कि 2-3 साल तक उसके जो परिणाम जो इतने हमें सुखद ना लगे, उसके अनुसार जो है चाहे विभाग द्वारा या कृषि विश्वविद्यालय के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी ये सुझाव दिए गए सर। But no medicine for this is effective. नहीं, मैंने वही This is my experience. मैंने जैसे ये बताया आपको कि इसका समय बहुत ज़रूरी है, कब स्प्रे करना है। और कीड़े का क्या होता है कि अंडे बहुत छोटे होते हैं, उसका पता नहीं लगता, पतंगे भी छोटे होते हैं। परंतु अगर हम फेरोमोन ट्रैप का अगर एक प्रयोग करें, साथ में लगाएं, तो उससे हम कीड़े की एक्टिविटी का पता लग जाता है। और उसके साथ ही जैसे कीड़े आना शुरू हुए ट्रैप में, 4 से 5 कीड़े एक रात में, उस दिन अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और सेकेंडली, जैसे ही अगर तने में क्या होता है बैंगन के इसमें कि मुरझा जाते हैं ऊपर से, अगर आप उनको तोड़ दें, नष्ट कर दें, उसके अंदर सुंडी होगी तो उससे आगे की उसकी बढ़ोतरी कम हो जाएगी। परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, वो बाज़ार में मिल जाते हैं, 30 रुपये का उसका सट्टा होता है और 50 रुपये का वो मिलता है ट्रैप, वो आपका सीज़न पूरा निकाल देगा। यानी कि 100 रुपये अगर खर्च करेंगे आप, अगर आप कमर्शियल ग्रोअर हैं तो आपको उसमें निजात मिल जाएगी कीड़े से। और दूसरा रहा कि जो एक बीमारी बताई अमरूद में, वो रहेगा फल मक्खी का प्रकोप। उसमें सूंडियाँ पड़ जाती हैं फलों में बरसात के दिनों में। तो उसके लिए जो हमारी जो प्रयोग है, जो पालम ट्रैप, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर लगा दिया आपने और कोई उससे कंट्रोल हो जाएगा। उससे भी आपको पता लगेगा कि आपके क्षेत्र में, खेत में फल मक्खी का इंसिडेंस है, तो आप अपनी रोकथाम के उपाय करें। तो उसके लिए भी जैसे साइपरमेथ्रिन या लैम्डा साइलोथ्रिन है, उसमें आप गुड़ या चीनी 1 लीटर, उसमें 5 ग्राम गुड़ या चीनी आप डाल के स्प्रे करें जो पौधे के पत्ते हैं उनके ऊपर, जैसे ही कीड़े का प्रकोप होता है उसके ऊपर इसका फूल आता है और फल लगता है। तो साधारणतया हमारे भारतवर्ष में वैसे तो 2 समय में इसमें फूल आता है, कुछ एक भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पे तीसरी बार भी आता है। और हमारे अगर प्रदेश की बात करें और अगर हम अपने जिला हमीरपुर की अगर हम बात करते हैं, तो ये लगभग आपके मई के प्रथम सप्ताह में या अप्रैल शुरू में कभी आखिर में जो है वो इसमें फूल आते हैं प्रथम बार। देखिए, वो फल जो है वो बरसात में तैयार होगा। तो और बरसात में नमी रहेगी और तापमान भी मौजूद रहेगा, अनुकूल रहेगा बीमारी के लिए, कीड़े के लिए। और मैं बताता हूँ कि पूरे जो है वो चांस हैं कि फल मक्खी आएगी।
हम ट्रैप का भी करें और जो डॉक्टर साहब ने बताया आपका स्प्रे का भी करें, फिर भी कई बार जो है वो कहीं ना कहीं चूक होने पे रहता है। मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप अप्रैल के महीने में 2 काम कर सकते हैं कि फूल आने से पहले या तो जो टहनियाँ हैं उनका 1/4 हिस्सा काट दें, सिंपल तरीका वो है, या दूसरा अगर नहीं कर सकते हैं तो यूरिया का छिड़काव। और यूरिया जो है वो 10% की हमारा अनुमोदन है, और 10% आप समझे कि ये बहुत, यूरिया में आपको पता है 40% जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा है। आपका 100 ग्राम 1 लीटर में डलेगा यूरिया, और आप समझें कि ये पत्ते जला देगा। मैं ये सावधानी दे रहा हूँ, आप इसको जो है वो अंदाजे से अगर डालेंगे तो और भी नुकसान जो है वो उसको कर सकता है। ये हमारा मकसद मेन है कि हम पत्ते उसके गिरा दें, जल जाएंगे, गिरेंगे। जैसे ही बदतर होगी जून आखिर में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी नई टहनियाँ आएंगी, और अगस्त आखिर में जो है वो उसमें फूल जो है वो लगेंगे, और सर्दियों में फल जो है वो तैयार होगा। और आपके जिला के लिए, हमीरपुर के लिए, हमारे पालमपुर में हालांकि जो सर्दियों वाला अमरूद है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद टेम्परेचर बड़ा डाउन हो जाता है। आपके अनुकूल रहेगा आपके लिए। और आप देख रहे हैं आजकल बाजार से जो भी सर्दियों में अमरूद आया वो उसका दाम भी अच्छा है। आप इसको फसल चक्कर इसका बदलें, और अगर कोई भी हो तो आप विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें विस्तृत जानकारी के लिए। धन्यवाद। कितना तापमान होना चाहिए और आलू बिजाई को कितना तापमान दिन और रात का होना चाहिए तथा कौन सी प्रजाति की? जहाँ तक भिंडी की प्रजाति का संबंध है, अभी आप प्रेजेंटेशन देख रहे थे डॉक्टर प्रदीप का। हमारे विश्वविद्यालय से उस पालम कोमल जो है किस्म अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, और सभी किस्मों में उसका उत्पादन जो वो सबसे अधिक रहा डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप पालम कोमल का बीज प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जो है वो आप देखते हैं अगर बाजार में परवरी क्रांति या अर्का अनामिका, ये किस्में भी जो हमारी सबसे एक बीमारी आती है येलो वेन मोज़ेक, एक वायरस है, उससे ये प्रतिरोधी हैं, और ये किस्में भिंडी की अच्छा उत्पादन देती हैं। आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। जहाँ तक आलू की किस्मों का संबंध है, ये कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, ये बहुत पुरानी किस्में अभी भी किसान उगाते हैं, परंतु अभी कुछ साल पहले कुफरी गिरिराज करके एक नई किस्म जो है वो अनुमोदित की गई है, तो आप इसका बीज जो है वो लगा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर आए हुए बाप से मेहमान व डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये पर्सनल एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक गाय है, वो मैंने उसका वेटरनरी से काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, बट उसका रिस्पॉन्स 0 है, क्योंकि उसका जो है दूध एक थन में बहुत ही कम आता है। मेरा यही क्वेश्चन है। पशुओं में प्रॉब्लम होती है, मेस्टाइटिस बोलते हैं उसको। तो आपके पशु को लगता है मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे थन होता है पशु का, उसके 4 अलग अलग हिस्से होते हैं। अगर मेस्टाइटिस ज़्यादा हो जाए तो सारे के सारे थन बंद हो जाते हैं या दूध कम हो जाता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं एक में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है एक में मेस्टाइटिस हुई होगी, और दूसरा जो रास्ता होता है जहाँ से दूध निकलता है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसके अंदर हम लोग कहते हैं साइंटिफिक टर्म में फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस होने से वो रास्ता बंद हो जाता है, तो उसमें साइफन चढ़ा के या इंजेक्शन चढ़ा के, नीडल चढ़ा के उसको खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है ठीक, तो आप ये मानिए कि शायद वो ठीक नहीं हो सके। लोग दर्दा बनाते हैं वो बिल्कुल ना दें उसको, क्योंकि पहले हमारे पशु थे वो बाहर चलते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो वो पचा भी लेते थे। आजकल जो मैक्सिमम पशु है वो सारे एक ही स्थान पे बांधे गए हैं, उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, और उनके ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसके कारण कि जो भी आप उसको खाना खिलाते हैं वो पेट में जम जाता है, और उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो पशु को एक संतुलित आहार दें। अब संतुलित आहार कैसे दें, जो आप बता रहे कि दर्दा देना, अगर सबके पास कागज़ पेन है तो वो नोट भी कर लें। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी अपने अपने घर में फार्मूला बना सकते हैं, कोई बाजार से लेने की जरूरत नहीं है कि फीड का फार्मूला बाजार से लेना है। ठीक है, हम जो ये फार्मूला देते हैं 10-10 हज़ार में बेचते हैं, आपको फ्री देने आए हैं यहाँ पे।
तो कैसे बनाना है, तो आपके पास जो घर में क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले है अनाज। अनाज से ताकत मिलती है। और अनाज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मक्की का होता है, कनक होती है, जौ भी होते हैं। तो इसको हम एक मोटा फार्मूला बोलते हैं जिसको थंब रूल बोलते हैं, 30% ले लें। अब 30% कैसे लें, उसका दर्रा बना लें। जैसे कि आपकी अपनी थाली होती है, उसमें 3-4 चीज़ें होती है, चपाती भी होती है, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, क्योंकि मिक्सचर से सभी पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। उसी तरह से पशुओं को भी पौष्टिक तत्व देने पड़ते हैं। इसलिए आपने जो फार्मूला लिखना है उसमें जैसे आपको 10 किलो 30 किलो का बताया, 10 किलो जौ ले लो, 10 किलो मक्की ले लो और 10 किलो कनक ले लो, क्योंकि हर एक चीज़ में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है। इसका दर्रा बना लें। उसके बाद 30 किलो खलें ले लें। खलों में कौन सी खल मिलती है? यहाँ पे कड़वी खल मिलती है, सरसों की खल मिलती है, बड़ोई की खल मिलती है, अलसी की खल भी मिलती है। तो आप कोई भी 3 खलें 4 खलें उसका मिक्सचर बना लें। जैसे मान लो अगर आपके पास बड़ोई की खल है तो उसको आप 15 किलो ले लें और कड़वी खल 15 किलो, तो 30 किलो ये बन गई। और उसके बाद 30 किलो चोकर ले लें। चोकर क्या करते हैं? चोकर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है जो कि आपके पशुओं की हड्डियाँ मजबूत करता है, उनको पौष्टिकता प्रदान करता है। तो ये चोकर या चावल का बूरा, इसको आप 30% ले लें और इसको एक अच्छी तरह से मिला के रख दें या टीन भर के रख दें। ये मैं आपको 100 किलो का फॉर्मूला बता रहा हूँ। और इसमें ज़रूर कम से कम 1 किलो खनिज मिक्सचर मिलाएं। खनिज मिक्सचर में क्या है? कई पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन। जैसे आपके नमक में आयोडीन होता है, गिल्लड़ खत्म हो जाता है, वैसे ही पशुओं को भी इन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। तो ये भी 1 किलो जरूर मिलाएं। फिर ये मिला के एक किसी ड्रम में रख दें। फिर 1 किलो सुबह पशु को और 1 किलो शाम को, जिसको हम बोलते हैं रख रखाव दाना। चाहे पशु दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसका रख रखाव रहता है। क्योंकि ये हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, जिसको कि अक्सर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ किया जाता था। लेकिन ये हमारे कुलपति महोदय की सोच थी कि इस कार्यक्रम को फील्ड में जाके किया जाए, ताकि किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़ें, हमारे कार्य प्रणाली को जानें। और जैसा क्वेश्चन आंसर हुए, आपने हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने जवाब दिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक आपसे ज़्यादा नज़दीक आने के लिए ये इन्हीं की एक सजेशन थी, जिसको हमने अब शुरू किया है। ये इसी कड़ी में हमारी 5वीं मीटिंग है। पहले की 4 मीटिंग्स भी इसी तरह से बहुत सफल रही हैं। जब से हमारे कुलपति महोदय आए हैं ना, किसानों के लिए कुछ बड़े अलग तरह से कुछ अपनी कार्यप्रणाली को बदला है। जैसे कुछ हमारे किसान भाई बहन हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है, कृषि दूत बनाया गया है। उसी संधू जी को कि बलजीत संधू जी आए और अपना जो है वो प्रशस्ति पत्र लेकर के जाएं। ये अपनी जो है वो आय अर्जित कर रहे हैं। ये तो है इनका जो है इस योगदान के लिए जो है। और इनका आज की डेट में जो टर्नओवर है वो 20 लाख केंद्र से हाल ही में ट्रेनिंग ली है। और इसके पश्चात मैं कैप्टन मदन लाल जी हिमाचल प्रदेश के इस पावन धरती पर आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इस जिला में बाबा बालकनाथ जी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। बाबा जी से हमारा भी एक संबंध है, जिससे आपके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, वो हमारे भी कुल देवता हैं। अक्सर हम बाबा जी के चरणों में वहाँ जाते रहते हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि कुलपति बनने के बाद पहली बार जब आपके कृषि विज्ञान केंद्र के इस फंक्शन में आए, तो यहाँ अपने गांव के अंदर फंक्शन रखा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में विद्यमान हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेस, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डीन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, हमारे एक और संविधिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश गौतम जी, हमारे सभी साइंटिस्ट,
मंच पर विराजमान श्री आशीष डोगरा जी, जिला परिषद मेंबर, वीरेंद्र कुमार बीडीसी वाइस चेयरमैन, श्री अभिषेक जोशी जी, पंचायत संयोजक बीजेपी जिला हमीरपुर, इस वर्ध्याड़ पंचायत की प्रधान श्रीमती गीता देवी है या रीता देवी, रीता देवी जी, जिन्होंने ये फंक्शन यहाँ पर करवाया, गोविंद ठाकुर उप प्रधान जी, हमारे साथ आए आईसीटी सेल के सदस्य, वीसी सेक्रेटरीट के सदस्य, ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर से आए अधिकारी, बलजीत संधू जी, पंचम परमार जी मुझे हमेशा बुलाते रहते थे, आज खुद नदारद हैं, उनको संदेश मेरा पहुंचा दीजिए कि वो हर हफ्ते मुझे एक टेलीफोन करते थे कि साहब कब आ रहे हैं। जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन वो नदारद हो गए। और हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर विद्यासागर जी, जो हमारे एक बहुत उम्दा वैज्ञानिक सब्जी विभाग के रहे हैं पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में, वो हमारे बीच में विराजमान हैं, हमें बहुत खुशी है। श्री मदन लाल जी सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, जिन्होंने सवाल भी पूछा। श्री जगदीश जी, श्री डडवालिया जी, इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी इसी परिसर के, इसी जिला के संबंधित हैं और इन्होंने ये जिम्मा लिया कि आज अगर कुलपति यहाँ आ रहे हैं तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डीडीए थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर जीत सिंह जी, डॉक्टर सोनी और विनय सोनी SDSCO हमीरपुर, डॉक्टर सुरेश धीमान जी SMS नदौन, मार्केटिंग सेक्रेटरी महिला यहाँ बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमीरपुर जिला के 6 ब्लॉक्स हैं और 248 पंचायतें हैं। अब यहाँ कितने प्रधान आए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ प्रधान और उप प्रधान ऊपर मंच पर विराजमान हैं, BDC के वाइस चेयरमैन हैं। पर इस पूरे जिला के जिसके लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र जिम्मेवार है, वो 248 पंचायतें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो हमीरपुर में हैं। 80.2% सबसे ज़्यादा। और ये भी बताऊं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल साइंसदान भी जो है वो हमीरपुर से हैं और दूसरे अधिकारी भी हैं। यानी कि ये जिला जो है पहले ही सजग है, इसके अंदर ऐसी ताकत है, इन्हें मालूम है। हमीरपुर में जैसे यहाँ पर पानी की व्यवस्था की बात की कि कष्ट झेले हैं लोगों ने, मैंने देखा है ओआ देवी में, टौणी देवी में, सारे जितना भी ये ज़िला है मैंने पूरा घूमा हुआ है, पानी की बहुत मुश्किल आती है। दूसरी कई मुश्किलातें हैं। यहाँ से हमारे इस ज़िला से मैं समझता हूँ नंबर कौन सा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज़िला हमीरपुर से हमारे देश के प्रहरी भी बहुत पैदा हुए, यहाँ से सैनिक भी बहुत हैं और इसीलिए यहाँ पर सैनिक अधिकारियों का एक सर्विसमैन का ऑफिस जो है हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस जिले के अंदर लोगों के अंदर बहुत ताकत है, वो कर्मठ है, उन्होंने वो दुख झेले हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए वो सजग हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको एक घटना बताऊं कि मैं एक बार स्कॉटलैंड में गया और वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट था जिसको एक पाकिस्तानी चला रहा था और वहाँ पर खाना खाने के लिए गया कि चलो यहाँ कुछ भारतीय भोजन मिलेगा। तो जब अंदर गया तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे हेड शेफ़ जो है यहाँ पर जो खाना सारा व्यवस्था करते हैं और सारा खाना यहाँ का बनाते हैं, जिसके कारण इस रेस्टोरेंट का नाम है, उससे आपको मिलाते हैं। मैंने कहा मिलाइए। तो जब वो आए तो मैंने पूछा कहाँ से हैं, कहते जी भारत से। भारत में कहाँ से, कहते जी नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में कहाँ से है जी, हिमाचल से।
हिमाचल में कहाँ से है जी? हमीरपुर से। मैं कहा मेरे घर भी सुंदरनगर है, कोई बड़ी दूर नहीं है। और जैसे मैंने सुंदरनगर कहा वो एकदम छम छम रोने लगा और उसने घुट करके जो है मुझे जफ्फी डाल ली कि साहब बड़ी देर बाद अपने हिमाचली किसी को मैं मिला कि 4 वर्ष से मैं घर से बाहर हूँ और घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, घर में पैसे की ज़रूरत है। मेरा कहने का भाव है कि इस जिला के लोग जो है, मुझे बड़ी खुशी हुई, स्कॉटलैंड कहाँ कहाँ जो है वो पहुँचे हुए हैं विदेशों में और बड़े बड़े अधिकारी हैं, भारतवर्ष में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। इस जिले में बहुत ताकत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके गांवों में मुझे एक बार आना था, आकर के मैंने देख लिया कि आपके अंदर वैसा जज्बा है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, अपना दर्द बांटना चाहते हैं। आपके लोग आपके इर्द गिर्द ही इतने बड़े बड़े अफसर हैं, वही आपको गाइड कर देंगे। एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है। अब हमारा ये कृषि विश्वविद्यालय, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कई जगह पूछना पड़ता है कि इस कृषि विश्वविद्यालय को कितने लोग जानते हैं। मैं यहाँ नहीं पूछूंगा ये सवाल। क्यों? क्योंकि आपके चप्पे चप्पे से हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर साइंसदान हैं, हमारे हैं वहाँ पर। मैं कईयों के नाम जानता हूँ और कई अधिकारी अभी यहाँ बैठे हैं, वो हमीरपुर से ही हैं, यहाँ हमारे बीच में अभी जो आए हुए हैं। तो मैं अपने साथ कृषि विश्वविद्यालय से डीन्स, डायरेक्टर्स, सभी अधिकारी, एक्सपर्ट, एक एक विषय के एक्सपर्ट मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आप कोई भी सवाल पूछिए। देखिए, ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती। आप जागेंगे तो हम भी जागेंगे, अगर आप सोए रहेंगे तो हमें तो तनख्वाह मिल रही है, हमारे मजे लगे हुए हैं, आप सोए रहिए। अब मैंने देखा कि अब ये कितनी देर तक ये सिलसिला चला रहेगा कि आप सोए रहेंगे और हमें भी तनख्वाह मिलती रहेगी। ऐसा नहीं। मैंने कहा चलो, अब हमने खोज तो बहुत की, काम बहुत किया, अब किसान के खेत की तरफ चलते हैं। हम उनको जगाते हैं कि जागिए, अपने अधिकार को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आप देखिए कि ये जो अफसरान हैं ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम सब आपके लिए तैनात हैं, हम सब आपके कार्य करने के लिए उस कृषि विश्वविद्यालय में ये सारी शक्ति लगा रहे हैं। जितने भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे महिला अधिकारी होम साइंस से आए, होम साइंस का कोई सवाल ही नहीं आया। होम साइंस की डॉक्टर रंजना वर्मा यहाँ बैठी हैं। फिशरी हमारे जो है, फिशरी की आपके हमीरपुर से ही हैं। कहाँ हैं आपके घर? कहाँ है? हमीरपुर में। ये हमीरपुर से हैं और ये वहाँ पर मत्स्य पालन की वैज्ञानिक हैं। हमारे मशरूम का कोई सवाल नहीं आया। डॉक्टर दीपिका सूद यहाँ बैठी हैं, हमारे इसका कोई सवाल नहीं आया। मार्केटिंग का किसी ने बात नहीं की। हो सकता है मार्केटिंग यहाँ अच्छी हो रही हो, वैसे हमारे यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर भी यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं। बड़ी मुझे खुशी है कि पहली बार मैं मार्केटिंग सेक्रेटरी को यहाँ पर देख रहा हूँ किसी फंक्शन में। देखिए, एक जागने की ज़रूरत है। आपके सामने उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। मैं इनका नाम लेता हूँ, श्रीमती रीना चंदेल। ये इनके गांव का नाम मैं वो बोलना गगाल है, मैं गग्गल बोल रहा था उसको। नदौन की हैं, न्यू आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। हमने एक निर्णय लिया कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से चलो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन लोगों ने कुछ समाज में अच्छा कार्य करके दिखाया, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री के केस में, या होम साइंस के क्षेत्र में। 4 हमारे पास कॉलेज हैं। चारों स्तंभों में हमने सोचा कि चलिए देखिए कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कामयाब आज तक हुए हैं और जो उदाहरण हैं। उनमें रीना चंदेल का नाम है। उनमें पंचम परमार जो मुझे बुलाते रहते थे, आज है नहीं यहाँ पर, लेकिन पंचम परमार जो है उनका भी नाम आता है। हुक्म सिंह बैंस, मैं जब आ रहा था रास्ते में तो टेलीफोन से उनसे बात हुई। आज वो जोधनगर गए हैं, एक बड़ा दुर्घटना हुई है जिसमें
सुनकर बड़ा खेद हुआ, उनका जो देहांत हुआ है मंडी के एमपी का, तो इसके लिए उनके घर बैठने के लिए गए हैं, तो हुकुम सिंह बैंस भी अदरवाइज़ यहाँ पर होते। श्री बलजीत संधू जो गांव सासन से हैं, ये भी मुझे जो है अपने फोटोग्राफ वहाँ के भेजते रहते हैं, अपना जो काम किया उसके फोटोग्राफ भेजते रहते हैं। हुकुम सिंह बैंस जी भी भेजते रहते हैं कि हमने ये काम किया, सीधे वाइस चांसलर को भेजते हैं, अभी देखिए साहब हमने ये जो है फूलों की खेती की, ये काम किया, वो काम किया, आप आइए हमारे यहाँ पर। तो आज हम आ गए हैं आपके द्वार पर। मनीष कुमार गांव समराड़ा डिडवी से जैविक खेती अभी अभी सम्मानित हुए हैं। ऐसे हमारे कितने ही लोग हैं। सुदेश कुमारी जो नदौन से हैं, श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप सामने खड़ी हैं, ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। श्रीमती अनीता ये रंगस से हैं, पता नहीं यहाँ है या नहीं, हाँ। श्रीमती निमो देवी खरोट से। तो ये आपके इतने उत्पाद यहाँ पर देख करके, महिलाओं की इतनी शक्ति देख करके आप देखिए कि अगर ये एक महिला अपने प्रयत्नों से और कृषि विज्ञान केंद्र से सीख कर 15 से 20 लाख रुपया इस तरह से वो कमा सकती है, और मेरे ख्याल में 25-30 महिलाएं शायद इनके साथ जुड़ी होंगी जिनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, नौकरी दे रखी है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और ये पपीता जो एक सब बीमारियों को रोकने की जड़ है, सब बीमारियों को रोकता है पपीता। आम तौर पर शुगर के पेशेंट के लिए कह देते हैं कि पपीता खाओ साहब। अब हमारे बच्चे जो है, अगले जो पीढ़ी है वो पिज़्ज़ा मांगती है, पपीता नहीं मांगती। पपीते से उनको मुश्क आती है जी, ये नहीं चाहिए। इन्होंने पपीते का स्वरूप ही बदल दिया, उसकी बर्फी बनानी शुरू कर दी, लड्डू बनाने शुरू कर दिए, कई कुछ। इन बच्चों को हमने उलझाना है अपने तरीके से, अपने दिमाग से, कि उसको किस तरह से हम दूध पिलाएं, किस तरह से हम बर्फी खिलाएं, किस तरह से फल खिलाएं, किस तरह से उसकी शक्ति बढ़ाएं। तो अब ये आप ये देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें पहाड़ों में होती हैं जो कि जैसे बरेस जिसको कहते हैं, बकवीट, बरेस जो है, जैसे उसका साग भी खाते हैं, फाफड़ू भी बोलते हैं उसको, काठू भी बोलते हैं उसको। तो ऐसी ऐसी फसलें पहाड़ों में हैं, लेकिन खाता कौन है? कोई नहीं, सिर्फ वहीं उसी क्षेत्र के लोग खाते हैं, बाकी बाहर के नहीं खाते। लेकिन दूसरे देश जो है, जो विकसित देश है, वो इस बात को समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि ये जो चौड़ाई है, ये जो बरेस है, ये जो पपीते हैं, ये जो अमरूद है, ये जो फल है, ये हमारे जो हल्दी है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो ये अमृत है हमारा, ये हमारे जीवन जीविकोपार्जन का भी साधन है और हमारे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अमृत है। अब आपके यहाँ पर मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे नदौन से नदौनी मूली जो है, उसकी चर्चा विश्वविद्यालय में आए दिन होती रहती है कि साहब नदौन की मूली जो है ये बहुत पॉपुलर है, अब आप उसको अपनाएं। हमने ये फैसला किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि लोगों ने अपनी अगली पीढ़ियों के लिए क्या संजो कर रखा है। जे कांगड़ा ने अगर लाल चावल रखा है तो आपने क्या रखा है? कांगड़ा ने अगर चाय को बचा करके रखा है, चाय के एक्सपर्ट भी हमारे आए, वो पीछे बैठे हैं, पैरा दे रहे हैं पूरा कि अगर कोई है जी यहाँ से खिसक ना जाए। तो डॉक्टर जयदेव जो है ये चाय के अधिकारी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो अगर कांगड़ा चाय के लिए जाना जाता है, कांगड़ा रेड राइस लाल चावल के लिए जाना जाता है, तो हमीरपुर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये भी एक सवाल है। आपके पास जो है कौन सी ऐसी धरोहर है जो आप अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाएंगे? सोना चांदी देकर जाएंगे, पैसा देकर जाएंगे? आपने देखा नहीं कोविड के टाइम पर सोना चांदी पैसा किसी के काम ना आया, रोटी खाने को नहीं मिली लोगों को। आप शहरों के अंदर देखिए, शहरों से लोग जो है धीरे धीरे जो है वो गांव की तरफ चलने लगे। क्यों? वहां तो रोटी नसीब नहीं हुई, सड़क पर लोग जाने लगे। तो हिमाचल प्रदेश सबसे स्वस्थ और प्रसन्न रहा और रहेगा, ये हमारा विश्वास है। गांव के लोग खुश रहे,
क्यों? उन्होंने अपने स्वाड़ू लगा रखे थे, खेत बो रखे थे, धनिया उनके पास था, प्याज उनके पास था, लहसुन उनके पास था, सब्जियां उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था। अब उनके पास सब कुछ क्योंकि मौजूद था, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। और शहरों के अंदर 20-20, 25-25, 30 मंजिल में देखो जो लोग फंस गए। 18वीं मंजिल में जो बंदा बैठा हुआ है और नीचे कोरोना लग गया, वो तो डरने लगा कि कहीं रस्सी जिससे मैं खींचूंगा भोजन ऊपर को, उसमें भी कोरोना ना आ जाए। तो आप सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा, उसका जीवन कैसे चला होगा, उसने कैसे वो 6-7 महीने काटे होंगे जब तक वो बाहर नहीं निकला। ये जीवन हमारे गांव का ये अमृत की तरह है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सोना चांदी नहीं, हम अपनी ये फसलें, ये धरोहर जो है ये बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे। तो उसको बचा कर रखिए। आने वाले समय में हम नदौनी मूली का जो है इसका GI लेने वाले हैं, भौगोलिक संकेत, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले हैं। कोई इसको हमीरपुर से चुरा नहीं सकता है। हमीरपुर की वो ताकत बनने वाली है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने खेतों में उसको अपनाएं, वो आपकी ताकत है। यहाँ की मक्की बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है। यहाँ के दालें जो है इस क्षेत्र की, हमीरपुर जिला की, यहाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। ऐसा जो एरिया है वो दालों के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब हम दालों के लिए, देखिए मुझसे पत्रकारों ने भी सवाल किया जब मैं उठकर गया था कि दालों के लिए और तिलहन के लिए आप क्या कर रहे हैं। अब दालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम एक रीजनल सेंटर बनाने जा रहे हैं केंद्र के साथ। बहुत जल्द उसका उद्घाटन जो है वो जिला मंडी में किया जाएगा। उसके केंद्र जो है दूसरे जो है ये आपके बल्ठी जो है कृषि विज्ञान केंद्र, इधर कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा है, उन्ना है और कांगड़ा है, चंबा है, लाहौल स्पीति है, इनको सबको जोड़ा जाएगा ताकि हमारी दालों में जो कमज़ोरी है, हमारे पास वैरायटी नहीं है, किस्म ही नहीं है हमारे पास, तो वो नई किस्म लाने के लिए और दालों को दोबारा जागृत करने के लिए हमने एक केंद्र जो है वहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उसके लिए ज़मीन भी जो है वो मुकर्रर कर दी है कि इस ज़मीन में आप जो है बीज का उत्पादन करें ताकि पूरा प्रदेश जो है हमारा दालों से फिर से प्रफुल्लित हो। उन्ना जिला, उन्ना का प्रोग्राम हमारा 22 तारीख का है, वहाँ कृषि मंत्री भी आएंगे। तो माननीय कृषि मंत्री जी को हमने बुलाया इसलिए है कि वहाँ सीड हब बना है, सीड पैदा करने के लिए वहाँ उनके पास ज़मीन है। उनको केंद्र से 1 करोड़ रुपए राशि इसी काम के लिए मिली है कि आप सीड यहाँ तैयार करो और पूरे हिमाचल को इस दालों के सीड से सिंचो। आप सबका सहयोग हमें चाहिए, इसमें आपको जागना होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और महिलाएं काम करती हैं सबसे ज़्यादा। ये पुरुष इस बात को मानेंगे कि महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं, घर का काम भी, खेत का काम भी, किचन का काम भी, और कई जो नौकरी लगी हैं नौकरी भी साथ में। बहुत शक्ति उस परमपिता परमात्मा ने महिलाओं को, हमारी नारी शक्ति को दी है। और यहाँ देख लीजिए ये महिला ग्रुप जो है, जो सभी लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये 15-15, 20-20 लाख रुपए जो है महिला ग्रुप जो है वो उसमें कमा रहे हैं। बहुत प्रफुल्लित है, खुश है। तो बाकी क्यों नहीं, बाकियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, बाकियों के लिए ये जागृति का एक रास्ता है। तो हम क्यों नहीं इनके साथ मिलकर के, इनको देख करके इनके साथ जुड़ें। मैं समझता हूँ कई महिलाओं में ऐसी निपुणता होती है, घर में दही मक्खन जो है बनाने की विधि उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। हर एक आदमी उस काम को नहीं कर सकता। दही बनाता है, दही खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अचार बनाता है, बनाना नहीं आता है, वो हुनर नहीं है। वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास है। हमारे पास एक कॉलेज है इसके लिए। वो पूरा कॉलेज ही काम ये करता है कि किस टेक्निक को लगाया जाए, किस तरह से साफ़ सुथरा उसको रखा जाए ताकि हमारा अचार, पापड़, बड़ियाँ, जो भी हमारे ऐसे जो हमारी चीज़ें हम बनाते हैं उनको हम किस तरह से शुद्ध रख सकते हैं, किस तरह से लंबे समय तक रख सकते हैं, किस तरह से उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे महिला हमें ये बता रहे थे, चंदेल साहब बता रही थी कि हमने ये जो पपीते की बर्फ़ी है इसमें और भी कई चीज़ें ऐसी डाल दी जिससे जो है बच्चा जो है सब कुछ उसको सारे गुण उसको मिले और बर्फ़ी देख करके वो खा लेगा। इसी से उस बच्चे की ताकत बनेगी।
हमारे यहाँ पर परमात्मा का दिया सब कुछ है, बस सिर्फ उसको जानने की ज़रूरत है। पुराने वक्त में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ चाकरी, नौकरी को ऐसे समझते हैं कि ये बेकार है। एक समय आया कि नौकरी जो है सर्वप्रथम हो गई, यार घर में एक नौकर होना बड़ा ज़रूरी है, सरकारी नौकरी ढूंढने लगे लोग। लेकिन कोविड ने हमें फिर से सिखाया, नहीं, फिर से हमारी कृषि जो है वही उत्तम है, क्योंकि जान जो बचेगी वो कृषि से ही बचेगी। अगर बुरा हाल हुआ, बीमारी फैली, इस तरह से महामारी आई, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा कोई नहीं जानता, कैसी महामारी आएगी कोई नहीं जानता। सिर्फ परमात्मा पर ही हम आधारित ना रहें। परमात्मा कहते हैं कर्म भी करें, अपना काम भी करो भाई। अब आपके पास तो यहाँ बाबा जी को देखो, उन्होंने शाहतलाई में किस तरह से जो है वो काम किया, गऊएं चराई, उन्होंने गऊओं की सेवा की। लेकिन जब अण खा गई तो वो वहाँ से चले गए, हट गए, समाज से हट करके वो ड्यूटी से चले गए। तो उन्होंने भी कर्म किया। महात्मा को भी कर्म करना पड़ता है, भगवान को भी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान बलराम जी मोंडे पर जो है हल उठा करके और फिर उन्हें जाकर के खेती की, भी खेती जो है उत्तम है, सर्वोत्तम है, इसके बिना जीवन आपका संभव नहीं है। तो इसको आपको समझने की बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ पशुओं की बात चली थी कि गौधन जो है वो सड़कों पर है, ये सिर्फ हमीरपुर में नहीं है, ये पूरे प्रदेश में है। ये एक ऐसी बीमारी हो गई कि पशुधन जो है, गाय को दूध लिया, जब तोकड़ हो गई छोड़ दिया, जब दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ दिया। अब ये मुश्किल तो हम भी देख रहे हैं, हमारे कई लोग जो है विश्वविद्यालय के अंदर छोड़ देते हैं कि अंदर जो है इन्होंने अच्छे एक्सपेरिमेंट लगाए होंगे, वो खाने का जरा गाय को ज़्यादा मज़ा आएगा, हमारे अंदर छोड़ देते हैं। हमारे बच्चों के एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाते हैं कई बार। ये आप देखिए कि मनुष्य की धारणा जो है वो कैसे चेंज हुई, कैसे बदलाव आया। आपके अंदर ऐसा भाव भी पैदा कैसा हुआ कि एक अगर गाय के बच्चू हो गया तो इसको सड़क में छोड़ दो, बच्ची हुई तो रख लो, अगर बच्चू हुआ तो उसको सड़क में छोड़ दो। ये भाव भी कैसे पैदा हुआ, उसके प्रति आपका स्नेह क्यों नहीं है? वो भी अपने बच्चे की तरह है। गाय को आपने देखा कि किताबों में, ग्रंथों में सब जगह लिखा गाय माता है, पर क्या हमने माना उसको? कागजों में ही रहने दिया। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल तब पता लगेगा जब मान लीजिए कि सड़क में गाय जो है तड़प रही है, किसी ने, ट्रक वाले ने उसको हिट कर दिया है और 4 गांव के आदमी उसको उठा करके उसका इलाज कर रहे हैं। मैंने ऐसा सीन अभी तक देखा नहीं है। मैं अपने अंतरात्मा से ये बात कह रहा हूँ, ये मेरा दुख है कि मैंने ऐसा अभी तक देखा ही नहीं सीन कि कभी कोई लोग जो है उठ करके उस गाय की सेवा कर रहे हों जिसको सड़क के किनारे ट्रक जो है वो हिट कर गया। क्या उस वक्त वो माता नहीं है? उस वक्त भी वो माता है, माँ तड़प रही है, लेकिन हम आंख बचा करके वहाँ से खिसक जाते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे अंदर जो है कैसा भाव प्रकट हो गया, ये कौन सी ऐसी शक्ति थी, हैं जी, और जिसके कारण जो है हम ऐसा करने लग पड़े। हम गाय को जो है दूध लिया, 1 साल रख लिया, उसको पुचकारते रहे, प्यार करते रहे, और 1 साल के बाद उसको सड़क में छोड़ दिया। ये हमारे जन जन के अंदर ऐसा भाव कैसे पैदा हो गया? इसको पहले अपने भाव को बाहर निकालो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गाय सड़क में नहीं आएगी। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि टैग भी लगे होते हैं गाय के कान पर और वो भी सड़क में घूम रही होती हैं, और जिस वक्त वो दुधारू हो जाती है तो पकड़ करके ले जाते हैं। तो इस मंशा को दूर करें, पहले अपने अंदर वो ताकत पैदा करें। फिर बात आती है पानी की। अब हम पानी की व्यवस्था के लिए किसकी ओर देखने लगे? आप कुलपति से आवाज़ उठा रहे हैं कि पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पानी आपके पास था, वो हमने खुद खोया। हमारे पास कुफरियाँ थी कि नहीं थी? हमारे पास तालाब थे कि नहीं थे? वो कहाँ गई वो कुफरियाँ और तालाब? हम इतने लालची हो गए कि हमने सब कुफरियाँ भर दी, वहाँ भी ज़मीन मकान बना दिए, तालाब भी बंद कर दिए। बारिश होती है, अगर पंजाब में जाएं तो वहाँ लोग हंसते हैं कि साहब हिमाचल में पानी नहीं है। जो सारा हिमाचल हमें 5 नदियाँ भेज रहा है, जो पाकिस्तान तक नदियाँ जाती हैं, तो आपके पास पानी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने व्यवस्था ही नहीं की उसकी रोकने की। हमने तालाब बनाया ही नहीं अपना, हमने अपने पानी को रोका ही नहीं।
सरकार तो बहुत कुछ करने को तैयार है। सरकार ने तो एक वक्त में स्कूलों में भी शुरू कर दिया था रेन शेल्टर, कि स्कूलों में शिक्षा दी जाए बच्चों को कि रेन का पानी, वर्षा का पानी किस तरह से इकट्ठा करके एक पोखर में हम उसको इकट्ठा करके अपना टुल्लू पंप लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम गांव के लोग मिलकर के कोई ऐसा पोखर तैयार नहीं कर सकते कि जहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए? उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है भाई। उसमें किस तरह से पॉलीथीन लगाना है, किस तरह से ईंटें लगानी है, कैसे उसको रोकना है, वो पानी नीचे ज़मीन में नहीं जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब आने वाला 22 तारीख जो है वो विश्व पानी दिवस है कि पानी को बचाओ, ये बूंद बूंद कीमती है। अब उसको बचाने के लिए शक्ति तो आपको लगानी होगी, आपको सोचना होगा। ये ताकत जो है आपके अंदर चाहिए, आपके अंदर ये विचार पैदा होगा तभी जाकर के ये जो है बात होगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पड़ोस में हरिमन शर्मा जी ने एक ऐसी वैरायटी निकाली इसकी सेब की कि वो गर्म इलाके में भी लग जाती है। ऐसी वैरायटियाँ हमारे विश्वविद्यालय में भी, हमारे डॉक्टर एस के उपाध्याय यहाँ बैठे हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हॉर्टिकल्चर के, करोड़ों रुपए की इन्होंने नर्सरी जो है अपनी यूनिवर्सिटी से लोगों को बेच दी और दूर दूर तक वो नर्सरी जा रही है। अन्ना वैरायटी इनकी जो है बड़ी मशहूर है। और हरिमन शर्मा तो आपके पड़ोस में, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि हम सेब की खेती करें, सेब लगाएं और दूसरे जो है फलदार पौधे लगाएं। उसके बीच में कोई जड़ी बूटी अगर कोई यहाँ की कोई ऐसा पौधा है जो कि यहाँ कामयाब है, उसको लगा करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपकी आय दुगनी कैसे होगी? दुगनी नहीं, तिगनी चौगनी भी हो सकती है, बशर्ते कि आप गेहूं, धान, मक्का से हट करके दूसरी फसलों को भी अपनाएं। हल्दी यहाँ बहुत अच्छी होती है, कई किसानों ने हल्दी को अडॉप्ट किया है, जिसको बंदर भी नहीं खाते। तो आप हल्दी को लगाने का प्रयत्न करें। हल्दी है आपकी, ये सब्जियां जो मैंने नदौनी मूली की बात की उसको बढ़ाएं। और दालों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी देंगे। आप थोड़ा सा विविधता उसमें अपनी खेती में पैदा करें ताकि अलग अलग फसलें। मशरूम का हमारे पास देखिए बहुत अच्छा प्रबंध है। आने वाला समय जो है मशरूम का होगा। हमारा एक बहुत ही अच्छा 550 रुपये किलो मशरूम बिकता है, शिटाके मशरूम। उसकी ट्रेनिंग आने वाले दिनों में हम देंगे। जापान जैसे देश के साथ मिलकर के एक केंद्र हमने स्थापित किया, उसमें हमारे साइंसदान जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम सभी हिमाचल के किसानों को जो मशरूम लगाना चाहते हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ये एक ऐसा व्यापार बनेगा, ऐसी जीविकोपार्जन का साधन बनेगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। विश्वविद्यालय आपके लिए, विश्वविद्यालय की शक्ति आपके लिए। हम चाहते तो इस प्रोग्राम को कृषि विज्ञान केंद्र में भी कर सकते थे, आपको वहाँ बुला सकते थे, लेकिन हम आपके गाँव के अंदर आए, हम आपके खेतों के बीच में बैठना चाहते हैं। हम कुर्सी टेबल भी लगा सकते थे, हमने नहीं लगाए, ताकि आपको सवाल पूछने में शर्म ना आए। आप सवाल पूछिए, कोई भी मुश्किल जो है वो लाइए आप हमारे सामने, हमारे सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। आप देखिए बिलासपुर में जाकर के, वहाँ जिमीकंद की खेती और दूसरी तरड़ी की खेती और खरीफ प्याज की खेती, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी धरोहर जो है उस तरह से बचा बचा करके बिलासपुर को चमका दिया। तो हमीरपुर पीछे कैसे रह जाए, मेरा ये मानना है। और हमने ये आवाज़ उठा दी है, ये अलखाप के गांव में अपने सारे साइंसदानों के साथ मिलकर के पूरा पैरापरनेलिया लेकर के मैं वहाँ से विश्वविद्यालय से आया। किस लिए आया? आपके लिए। आप सब जो है हमारे विश्वविद्यालय में आए, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजें, जिसके लिए आप पहले से प्रेरित हैं। मैंने आज डॉक्टर हरिचंद शर्मा जो कि पहले एग्रीकल्चर के बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उनको भी बुलाया था, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए किसी कारण, लेकिन मैंने उनको भी यहाँ पर बुलाया था। वो भी हमीरपुर के रहने वाले। तो आप सजग पहले ही हैं, थोड़ी सी और जागृति करें अपनी खेती के अंदर। जो हमारी पौराणिक चीज़ें उनको बचाएं और अपने कोई भी एरिया खाली मत छोड़ें। पानी का अगर आपको मुश्किल लगती है तो छोटे छोटे तालाब भी बनाए जा सकते हैं। उस छोटे से तालाब में पानी को रोकिए, टुल्लू पंप लगाइए, उससे पानी ले लीजिए। भगवान ऊपर से बारिश कर रहा है,
आप उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप गेहूं लगा देंगे और भगवान की तरफ देखेंगे तो कहेंगे भी इंतज़ाम मैंने किया था, तुमने रोका नहीं। अब रोका तो आपने नहीं, उसने तो पानी बहुत बरसाया था। अब कभी अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो आपका जो पानी उसके अंदर, जो पोखर के अंदर है, आप टुल्लू पंप लगाइए, उसे सगाई करिए। ऐसा कर सकते हैं। मैं सभी प्रधानों से, अपने जिला परिषद के मेंबर से, अपने बीडीसी के चेयरमैन, उप चेयरमैन से, इन सब से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दिशा में आगे बढ़िए। सबसे पहले सभी अधिकारियों से मिलिए। ऐसे मंच पर सभी अधिकारी आने चाहिए। उनको आकर के मिलकर के सहयोग से यही उस मसले को हल करना चाहिए कि उनका क्या प्रोग्राम है, कि किस दिशा में हो जाएंगे। अगर किसी को खाद नहीं मिल रही है तो उसका निवारण यही हो जाए। ये कृषि मंच है। इस कृषि मंच से हम अपने किसानों को वो ताकत भर सकते हैं जो पहले नहीं थी। हम उनको नई दिशा दे सकते हैं। तो आप जागिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ और इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़िए। इसीलिए इस पुकार को लेकर अलख जगाने मैं बाबा जी के चरणों में यहाँ हिमाचल प्रदेश के इस हमीरपुर ज़िले में पहुँचा, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा समाज है, जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। मैं नमन करता हूँ इस धरती को कि हमीरपुर ने हमारा नाम पूरे देश में रोशन किया, लिटरेसी के रेट में, पढ़ाई के क्षेत्र में और दूसरे कार्यों में। आओ हम कृषि, बागवानी और इस क्षेत्र में, और एनिमल साइंस, होम साइंस, जो महिलाएं हमारी चंदेल जी देख रही हैं कि हमारा अब आगे क्या होगा, तो किस तरह से ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये जाएं, उसके लिए रास्ते बनाएं। आप सभी महिलाएं इनसे प्रेरणा लें। सभी पुरुष, दूसरे जो पुरुष हैं, जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ कर के इस जिले का नाम चौथे आसमान पर पहुंचाएं। पूरे विश्व स्तर पर इसका नाम जो है रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी, कुलवंत चौधरी, श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और उनकी टीम का मेरी पंचायत भरदियाड़ में स्वागत है। और मैं आपकी भाई हूँ कि आपने यहाँ कार्यक्रम मेरी पंचायत में किया। आशा करती हूँ कि मेरी पंचायत के किसान को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा। भविष्य में भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम इस पंचायत में आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रीता जी। जो स्थानीय प्रधान जी हैं, आपकी पंचायत के प्रधान हैं, बहुत ही कर्मठ और युवा प्रधान हैं। उम्मीद है कि जो नई पंचायत है ये इनके सहयोग से जो है वो आगे बहुत उन्नति करें। अंत में हर एक अतिथि का धन्यवाद करना जो है वो कृषि विश्वविद्यालय का, कृषि विज्ञान केंद्र का एक दायित्व है। इस दायित्व को निभाते हुए मैं सर्वप्रथम अपने कुलपति माननीय प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से निकाल करके, क्योंकि ये बिजी बहुत रहते हैं, उसके बावजूद भी इनकी इच्छा किसानों के बीच जाने की थी, तो अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए और हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छे विचार शेयर इन्होंने किए। तो सर्वप्रथम मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे बीच डॉक्टर मधुमित सिंह जी हैं, जिनके दिशा निर्देशों में ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कार्यरत हैं। तो इनके, हालांकि यहाँ पे ये पहली विजिट है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं ये पालमपुर में इनसे समय पे मिलते रहते हैं और जो कोई भी समस्या होती है उस समस्या का तुरंत समाधान जो है ये देते रहते ही हैं। तो मैं अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी तरह से वो हमें सहयोग देते रहेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। इनके साथ डायरेक्टर रिसर्च आए हुए हैं डॉक्टर डी के वत्स जी। तो डॉक्टर डी के वत्स के भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनका हालांकि इस विषय से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आए और हमारे बीच रहे। तो इनका ये जो हमारे बीच में सहभागिता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनकी तरफ से। इसके साथ साथ हमारे 3 कॉलेजेस के डीन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस और कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस के हमारे बीच बैठे हुए हैं।
मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे बीच आए हैं और यहाँ पे आकर के जो किसान है हमारे, उन किसानों की समस्या इन्होंने सुनी होगी, तो भविष्य में जब कभी भी कोई प्लानिंग बननी है तो उसको ये जो है वो अपने ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का कि वे यहाँ पे आए और जो भी हमारे किसानों के प्रश्न थे उनको लिया और उन प्रश्नों के जवाब जो है वो हमारे किसान भाइयों बहनों को जो है वो इन्होंने दिए। तो सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और उनके साथ जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जो पालनपुर से आए हैं, इन सभी का जो है वो धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ